इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। कल खेला जाना जी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंकन मैच, वर्ल्ड कप आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच, जो हमारे सुपर एट का हमारा और श्रीलंका का दोनों का आखिरी मैच है। लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो आखिरी मैच दोनों टीम्स का है, श्रीलंका तो वैसे ही आउट ऑफ टूर्नामेंट हो चुकी है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए क्या ये डेड रबर मैच है या क्या ये क्रूशल मैच है, वो डिसाइड तो होगा। आज शाम को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा उसकी बेस पर। लाइक के बड़े अजीबो गरीब से सिनेरियोज हैं कि इतने रन से अगर इंग्लैंड जीते तो फिर पाकिस्तान इतने रन से जीते। खैर, हमारे लिए ये एक अच्छी चीज है कि आज शाम वाले मैच से हमें ये क्लियर माइंडसेट हो जाएगा, हमने इतने रन से जीतना है, हमें इतनी फाइट करनी है, हमें इतनी विकेट से जीतना है, या जो भी सिनेरियो निकल आएगा तो हमें इजी सीन हो जाएगा। लेकिन आज के मैच के बाद, खैर अभी हम लोग प्रीव्यू पर बात कर लेते हैं। कल खेला जाना ही पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच। अगर मैं देखूं तो दोनों टीमें ऑन पेपर तो दोनों अच्छी हैं, लाइक दोनों अच्छी हैं कहने को, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने भी सुपर एट में आकर इतनी गंदी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान ने भी कोई तीर नहीं हल नहीं बा दिए। पाकिस्तान भी अजीबो गरीब क्रिकेट खेल रहा है। खैर, अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं, आज तक दोनों टीमें टी20 में 24 बार टकरा चुकी हैं। 10 बार श्रीलंका जीता है और क्लियरली एज 14 बार पाकिस्तान को पास है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ अगर मैं टी20 या वर्ल्ड कप में बात करूं तो 4 बार दोनों टीमें टकराई हैं और दोनों टीमों को ना क्लियरली बराबर बराबर एज है। लाइक दो वो जीते हैं, दो वो जीते हैं। कल वाला जो मैच जीतेगा वो तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा। अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान की तरफ से किसके हाईएस्ट रन है अगेंस्ट श्रीलंका, तो वो है जी शोएब मलिक, जिनके हैं जी 397 रन। लेकिन अब वो हो चुके हैं पास्ट। करंटली मैं बात करूं तो साहिबजादा फरहान के रन हैं 6 मैचेस में, 6 इनिंग्स में 196 रन हैं, 39.2 की एवरेज के साथ, 148.48 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट उनका इसमें 80 रन है, नॉट आउट वो भी। तो आप ये देख लें कि जब आप रिसेंटली जितना टाइम चल रहा है, अगर एक बंदा जो टीम को संभाल रहा है विद अ बैट, तो वो वाहिद है जी साहिबजादा फरहान। बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं जिनका आप नाम लेते हैं, जिनके बेस पर आप कहते हैं कि ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो सब फ्लॉप होते नजर आए हैं। एक वाहिद बंदा साहिबजादा फरहान है जिसका हमने देखा कि वो परफॉर्म कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सर वो पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक पूरी स्ट्रगल करके निकला है। वो ये पीएसएल की प्रोडक्ट नहीं है, या वो ऐसे नहीं हो गया कि अगर वो फ्लॉप हुआ तो आपने उसे वापस नहीं भेजा, आप उसने डोमेस्टिक नहीं खेला। उसने भाई जब तक वो टीम में नहीं था उससे पहले उसने सारे डोमेस्टिक मैच, एक एक मैच उसने अटेंड किया, एक एक मैच वो खेला है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये इंटरनेशनल में आके अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, डोमेस्टिक में जाना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। लाइक कि आप अपनी रूट्स को छोड़ के पेड़ के ऊपर की तरफ को जाएंगे तो रूट तो नीचे से कमजोर होती रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो रूट ग्रास रूट लेवल तक आपको मजबूत होना है तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। आपको अजीबोगरीब कंडीशंस तो मिलेगी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक का भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप अपनी डोमेस्टिक में खेलेंगे, आपका बूस्ट अप होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पूरी स्ट्रगल होती है, आसान नहीं होता डोमेस्टिक भी खेलना, तो फिर आप इंटरनेशनल में आके ऑटोमेटिकली रन होते हैं। आज भी आप देख लें, साहिबजादा फरहान फिलहाल टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर जा रहा है। तो इसमें भी आप एक मैच देखें कि एक मैच में वो जल्दी आउट हुआ है, दूसरा कोई बैटर स्कोर नहीं करा, उस बेचारे को अकेले स्कोर करना पड़ता है, तीसरा एक मैच हमारा भी वॉश आउट हुआ है, यानी कि अभी उसकी एक इनिंग्स कम है बाकी बैट्समैन से, तो फिर भी उसके इतने रन हैं। खैर, उसके बाद अगर मैं टॉप बॉलर्स की बात करूं, यानी कि बॉलर्स में विकेटें किसकी ज्यादा है, तो लाला शाहिद अफरीदी की 14 विकेटें हैं जी अगेंस्ट श्रीलंका। बट अब वो भी पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। करंटली अब बात करें तो करंटली एक ऐसा बंदा है जी जिसको आप अपनी प्लेइंग 11 में आपके माइक हसन साहब देखना नहीं चाह रहे। माइक हसन साहब इसलिए नहीं देखना चाह रहे क्योंकि उसने एक स्पेल गंदा किया था। वैसे सुनने में है, देखने में भी यही है कि उसकी आईसीसी टी20 है बॉलिंग रैंकिंग दूसरे नंबर पर है, लेकिन पता नहीं दूसरे नंबर पर वो शायद बेंच पे बैठने के लिए उसने दूसरी पोजीशन हासिल किया है। 9 विकेटें हैं जी अबरार अहमद की अगेंस्ट श्रीलंका, और यही जो ट्राई सीरीज हुई थी उसके बाद जो आपने लेटेस्ट सीरीज खेली थी साउथ श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में जाके उसके वाला है, उस सीरीज में ही मतलब ये 6 मैचों में 6 इनिंग्स में उसने 9 विकेटें हासिल की हैं। अगर मैं ये बात करूं कि आखिरी बार हमारे मैच कब हुए थे, रिसेंटली हमने काफी क्रिकेट खेली है। हमने ट्राई सीरीज में श्रीलंका के साथ मैच खेले थे, हम जीते थे। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, अभी जो आपने लेटेस्ट
बेम्बुला में जाके सीरीज खेली थी, एक मैच वॉश आउट हुआ था जो आप आखिरी था, वो सीरीज ड्रॉ हुई थी, आखिरी मैच आप हार गए थे बारिश की नजर। 12 ओवरों का मैच हुआ था, श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 12 ओवरों में 160 रन बनाए थे और पाकिस्तान 146 बना पाया था। ये मैच काफी लोग लाइक के वसीम जूनियर बेचारे का इसमें गंदा स्पेल हो गया था और आपने उसको उठाकर बाहर कर दिया, और वो भी कहीं ना कहीं विकेट्स में श्रीलंका के अगेंस्ट बॉलर जिनकी विकेटें हैं उनमें शामिल है। ठीक है, खैर अगर मैं बात करूं कि प्लेइंग कैसी होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते कि हमारा अब सीन क्या होने वाला है, हमारा हमने करना क्या है, कैसे हमने। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये मैच कई प्लेयर्स का आखिरी T20 का मैच होगा, और देखें अब क्या बनता है, क्योंकि सिनेरियो का आज शाम को क्लियर होगा। अभी जो थोड़े बहुत सिनेरियोज हैं कि इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को 15 रन से हराए तो उसके बाद आपने 55 रन से श्रीलंका को हराना, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से हारे तो आपने फिर क्या कहते हैं, आपने कुछ 69 रन से जीतना है मैच श्रीलंका से। तो बड़ा अजीब गरीब सिनेरियो। अगर मैं बात करूं कि इंग्लैंड अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, और रिसेंटली अगर मैं श्रीलंकन परफॉर्मेंस देखूं, तो आपके लिए फिर उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि सिनेरियो बड़ा आसान है। बट क्या हम डिजर्व करते हैं आगे जाना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जवाब बड़ा इजी सा है। इसका जवाब यह है कि वी डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई। क्यों नहीं करते? मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ यार, हमारा ना सिस्टम बड़ा अजीब है। हमने बड़ा हमारी सिलेक्शन का सिस्टम बड़ा अजीब है। हमने अगर देखें, अगर इसी तरह सिस्टम रहा तो हम आगे भी यही करते रहेंगे। फिर हम यही सिनेरियो सोचते रहेंगे कि तू उसको रहा मैं उसको रहता हूँ, यही चलता रहना तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आज हम बाहर हो जाएं, फिर हमारी अच्छी तरह की सर्जरी की जाए, एक अच्छे कप्तान को टीम बना कर दी जाए, उसे फ्री हैंड दिया जाए, सब इधर उधर के इन्फ्लुएंस हटा दिए जाए, उसको कहें भाई ये तेरी टीम है, तू इसको लीड कर जैसे तूने लीड करना है। 12 का 15 16 17 का रोस्टर बनाया जाए, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कीजिए, तो फिर ये एक अच्छा टीम बनेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ख्वाजा नाफे की मिसाल अब देख लें कि आपने उसको श्रीलंका सीरीज में जो है जी, पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके सीरीज खेली थी उसमें आपने ऐड किया, तो ये तो आप कोई सोच ही नहीं सकते। अभी मैंने अभी स्टैट कटे कर रहा था, तो जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का आखिरी मैच हुआ था ना, इंग्लैंड वही प्लेइंग खिला रहा है जो कि अभी काफी अरसा पहले हुआ था। आज भी इंग्लैंड वही प्लेइंग खिला रहा है जो इन्होंने तब न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाई थी, और बड़ा वन साइड मैच के बाद न्यूजीलैंड ये मैच हार गया था। खैर वो एक अलग चीज है। अब अगर बात करूं प्लेइंग की, प्लेइंग पर तो हम रो रो कर पिट पिट कर थक गए कि भाई आपने बैकअप ओपनर, आपने जो बैकअप ओपनर, बल्कि सारे ओपनर्स, आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन आपने जो बैकअप ओपनर रखा हुआ है उसको आप मिडिल ऑर्डर में यूज कर रहे हैं। फखर जमान, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि फखर जमान को साइम अयूब या फरहान की रिप्लेसमेंट पर खिलाना, लेकिन अब प्लेइंग में हमारे पास कोई बैकअप ओपनर नहीं है। मैं जाऊंगा जी फरहान और साइम अयूब के साथ। अगर मैं बात करूं तो फरहान की मैं पहले स्टार्ट में बात करती हूँ, सिर्फ फरहान के रन आ रहे हैं, बाकी किसी बैटर के रन नहीं आ रहे। साइम अयूब को मजबूरन अब मैंने ओपन करवा रहा हूँ, और अगर क्योंकि उसका थोड़ा सा मुझे एज मिल जाता है कि वो बॉलिंग कर देगा, वरना मैं बाबर आजम को ओपन करवाने लगा था आज। हालांकि मैंने ये भी बात की हुई है कि अगर आपने कराना था तो ग्रुप स्टेज में ये पंगा करते, सुपर 8 में टाइम नहीं है इस तरह का। लेकिन अब देखते हैं मैंने बाबर आजम को कहाँ सेट किया हुआ आज। वन डाउन मजबूरी है, कप्तान सलमान अली आगा को खिलाना पड़ेगा। आगा जी ने बड़ा लालच शालच करके ऊपर आने का कि मैं सर्कल यूटिलाइज करूं, थोड़े रन्स बना लूं। हाँ रिसेंटली उनके आ गए हैं रन्स, बट वर्ल्ड कप आपने देखा एक मैच में कोई रन्स इतने खास नहीं आए। उसके बाद फखर जमान को मैंने नंबर 4 पर रखा है, क्योंकि नंबर 4 से नीचे मुझे फखर जमान समझ नहीं आता, या ओपनर समझ आ रहा है या नंबर 4 पर समझ आ रहा है। इसके बाद नंबर 5 पर मैं ख्वाजा मोहम्मद नाफे को चांस देने जा रहा हूँ। ख्वाजा नाफे को आपने एक नमीबिया वाला मैच दिया, 5 बॉलों पर 5 रन बनाए थे उस बेचारे ने, फिर आपने उसे बाहर कर दिया था, बट आई एम गिविंग हिम द चांस इन दिस मैच, मैं उसको चांस देने लगा हूँ। फिर उसके बाद उस्मान खान ने एक इंडिया के साथ अच्छी इनिंग्स खेली है, मैं उस इनिंग्स का फैन हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने उस्मान खान के, मतलब मैं तो चाहता ही था कि उस्मान खान टीम में आए, जो सीधी साफ बात है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि उस्मान खान है तो फिर है, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया, क्योंकि आपने इंडिया वाला मैच देखा होगा, सब ने बुजदिलों की तरह इनिंग्स खेली थी, सिर्फ उस्मान खान ने बहादुरों की तरह इनिंग्स खेली थी। खैर इसके बाद मोहम्मद नवाज का वर्ल्ड कप बहुत फ्लॉप जा रहा है। बड़ी उम्मीदें थी मोहम्मद नवाज से, लेकिन अभी तक विद द बैट विद द बॉल फ्लॉप जा रहे हैं। बट अभी भी मैं एक चांस देना चाहूंगा, क्योंकि मैच विनर वो मेरा बहुत बड़ा है। खैर नसीम शाह को हमने पता नहीं
बेंच में बिठाने के लिए रखा हुआ है। माइक हसन जो हमारे कोच साहब हैं, जो कि हमारे कप्तान भी बने बैठे हैं, उनको कोई भरोसा नहीं है नसीम शाह पे। अगर आप कहेंगे उसकी फॉर्म डिप्ड है, तो आपने को ये जब स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे थे तब नजर नहीं आ रहा था? अगर चलें तब नजर नहीं आ रहा था, तो अब आपको बाकी जो आप प्लेइंग में खिला रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं, वो बड़े फिट नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? क्या करना क्या चाह रहे हैं? मैं नसीम शाह को चांस दूंगा, क्योंकि लेटर ऑन जब स्विंग वगैरह मिलेगा तो नसीम शाह का होना बनता है, क्योंकि कैंडी में मैच है। अच्छा जी, इसके बाद सलमान मिर्जा। आप कहेंगे कि लास्ट मैच में उसने कोई विकेट नहीं हासिल की, लेकिन वो भाईजान बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, मैं उसको चांस दूंगा। अबरार अहमद, आपने देख लिया श्रीलंका के खिलाफ उसकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं, लेकिन वो बेंच पर हमने उस विकेटों को मारना है, बिठाना है, ठीक है। नंबर 2 उसकी T20 रैंकिंग है, लेकिन हमने तो उनको खिलाना है जो कि ऑलराउंडर हैं। वो ना बॉलिंग ऑलराउंडर है ना बैटिंग ऑलराउंडर, बस वो ऑलराउंडर्स हैं। यानी कि जिस दिन बैटिंग चल गई उस दिन हम बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं, लेकिन उनके मुंह के अल्फाज आए हम बॉलर हु कैन बैट एज वेल। तो इससे मुराद यही है कि अगर वो बॉलिंग नहीं सही कर रहे तो बैटिंग को मैंने अचार नहीं डालना, मैंने यानी कि इसी तरह मैंने साइम अयूब से एक ही बॉलिंग का अचार नहीं डालना अगर वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा। साइम अयूब ने, आमिर की मैं बात सुन रहा था, आमिर कहते हैं कि मैंने 17 सालों में जितने मैच खेले हैं, साइम अयूब ने उतने अभी मैच खेल लिए हैं ये 1.5-2 साल में। तो साइम अयूब के पास क्या मतलब कोई अनएक्सपीरियंस्ड है? कहते हैं जी यंगस्टर, अनएक्सपीरियंस यंगस्टर जो कि इतने मैचेस खेल चुके हैं। क्या है भाई, वो भी एक्सपीरियंस्ड हो चुका है। शक्ल से मासूम सा छोटा बच्चा लगता है, ऐसा नहीं है, वो बड़ा एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है। और अभी तक हम बाकियों में तो तनकीद करते हैं, साइम अयूब पर कब हम बात करेंगे। खैर, उसके बाद मैं अबरार को चांस दूंगा, उस्मान तारिक को चांस दूंगा। तो ये थी मेरी जो छोटी सी प्लेइंग 11। तो यही प्लेइंग होगी, अच्छी प्लेइंग है। अब आप कहेंगे कि शहीन शाह अफरीदी कहाँ है? अगर मैं बात करूं शहीन शाह अफरीदी की, बहुत अच्छा स्पेल किया था उसने स्टार्ट पर, लेकिन जो लास्ट ओवर उसने किया था ना, उसमें डैमेज वो बचा सकता था। आप कहेंगे वो डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, तो ये आपको वर्ल्ड कप में टीम सेलेक्ट करते नहीं पता था कि आपके पास डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है? और अगर आप बात करें ना, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्विंग वगैरह मिल रहा था उसको, लेकिन मैंने जो देखा था ना पहले भी उसके ओवर्स, वो पूरा रनअप सही तरह भाग ही नहीं रहा था। खैर, अब आप कहेंगे कि वेयर इज बाबर आजम? तो बाबर आजम को मैं इस मैच में रेस्ट देना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे कि बाबर आजम कैसे रेस्ट करेगा? सर, अगर फखर जमान बेंच पर बैठ सकता है, नसीम शाह बेंच पर बैठ सकता है, तो वाई नॉट शहीन शाह भी बैठ सकता है, तो वाई नॉट बाबर आजम? वाई नॉट बाबर आजम? क्या बाबर आजम क्रिकेट से बड़ा है? ऐसा नहीं है। फखर जमान को मैंने चांस दिया, फखर जमान अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि फ्यूचर में आप अब T20 में कहेंगे कि अगर कोई इनमें से स्टे कराना हो, तो फिर अगर बाबर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो फिर आप बात कर सकते हैं कि बाबर को हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज की प्लेइंग में, यानी कि कल जो मैच होएगा, मेरी प्लेइंग में बाबर आजम फिट नहीं हो रहे। मैं माजरत से क्या करूं भाई, आपने रिसेंटली देख लिया, मैं वन ऑफ द मतलब वो बंदा हूं जो बाबर आजम को काफी बार डिफेंड करता हूं, लेकिन मैं कितनी बार करूंगा? खैर, अभी ये मेरी जी प्लेइंग है। मैं ओडीआई में बैक करूंगा बाबर आजम को, बाबर आजम को T20 में भी बैक करूंगा, लेकिन कुछ मेरे कंसर्न्स हैं, वो मैं वर्ल्ड कप के बाद आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं पहले भी करता आया हूँ। फिटनेस बड़ा सबसे बड़ा कंसर्न है। टेक्निक का थोड़ा इशू, मैं टेक्निक पर, मैं आई एम नॉट अ प्लेयर के मैं टेक्निक पर बात करूं, बट नजर आता है कि कहाँ 2000, हम अगर पहले की 2019-20 की इनिंग्स उठाकर देखें और फिर की इनिंग्स देखें, तो टेक्निक में, स्टांस में बड़ा फर्क ना आ चुका है। खैर, ये था जी छोटा सा रिव्यू। कैंडी में मैच खेला जाएगा, जिसके बारे में मशहूर है कि पहले बैटर्स को हेल्प मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेला मैच शुरू आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है, तो आपके स्पिनर्स को, आपके बॉलर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने इंग्लैंड वाले मैच में जरा नहीं देखा कि आपको बॉलर्स को हेल्प मिला हो। खैर, 34 T20 आए मैच हो चुके हैं जी कैंडी में। बैट फर्स्ट वाले 17 जीत गए हैं, बॉलिंग फर्स्ट वाले जी 16 मैचेस जीत चुके हैं, इसमें आपका इंग्लैंड वाला मैच भी शामिल है। अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत। आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में मैं लाइव आ जाऊंगा, आपने तैयार रहना है। फी अमान अल्लाह।